Students, in previous class we discussed outsourcing and we also discussed the advantages and disadvantages of globalization, its effect on the Indian economy. So now we have almost completed the policy of LPG, that is liberalization, privatization and globalization. Now few things which are needed to be discussed now is global footprint that we are going to see, which is important to know, and this topic is given in your NCERT. It is given in box, so the contents which are given in gray box are also needed to be learned by us, and therefore I am including this, as well as after completion of this we'll discuss about the GST. However, there is GST in project also, so more about the GST or in details you will learn in project, as well as I will help you to elaborate more on GST by taking one class on that. So today we are going to discuss global footprint, as well as we will discuss GST in brief. So these two topics we will discuss today, and questions may be asked from these topics also. So now global footprint that we are going to discuss now. Owing to globalization, many Indian companies have expanded their wings to many other countries. For example, ONGC engaged in oil and gas exploration and production has projects in 16 countries. Now हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इंडिया में जो है मतलब इंडस्ट्रीज़ का कमी है, ठीक है, लेकिन जितना डेवलप होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। हालांकि हम लोग जो है काफ़ी एडवांस जो है टेक्नोलॉजीज़ को यूज करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी जो है बढ़ रहा है। हमारा इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन वो भी डे बाय डे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि क्या जो इंडियन कंपनीज़ है क्या वो जो है बाहर में जो है इन्वेस्ट किया है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि बाहर का कंपनी, जैसे यहाँ पे बहुत सारा चाइनीज़ कंपनीज़, कोरियन कंपनीज़ या सिंगापुर का जो कंपनीज़ है, मॉरिशस का कंपनीज़ यहाँ पे जो है आपको इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर यहाँ पे जो है प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। तो क्या इंडियन कंपनीज़ जो है क्या ये भी दूसरा जगह इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा कंट्रीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रहा है, दूसरा कंट्रीज़ का जीडीपी में जो है आपको ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है? तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए आप, ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन मेनी इंडियन कंपनीज हैव एक्सपेंडेड देयर विंग्स टू मेनी अदर कंट्रीज। जी, बहुत सारे इंडियन कंपनीज जो है ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है ये दूसरा कंट्रीज़ में जो है अपना जो है ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ONGC जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इंडिया का है, जो है इंगेज इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन हैज़ प्रोजेक्ट्स इन 16 कंट्रीज़ में। इसका ONGC का जो आपका प्रोजेक्ट है वो इंडिया के अलावा 16 कंट्रीज 16 कंट्रीज़ में जो है इसका आपका इन्वेस्टमेंट जो है, इसका प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, टाटा स्टील, आप सभी जान रहे होंगे टाटा स्टील को, जो है आप पहचान रहे होंगे। तो टाटा स्टील इज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल स्टील कंपनीज इन द वर्ल्ड। टाटा जो है आपको टॉप 10 ग्लोबल स्टील कंपनीज है, ये कोई छोटा बात नहीं है। जो पूरा दुनिया में एक से एक जो है आपको कंपनीज है, कंट्रीज है, उसमें जो टाटा का है वो टॉप 10 में आता है स्टील इंडस्ट्रीज में। which have operations in 26 countries and sell its products in 50 countries। 26 कंट्रीज में इसका ऑपरेशंस है टाटा स्टील का, इसका जो आपको ब्रांच है, और ये जो एक्सपोर्ट करता है इसका प्रोडक्ट्स 50 कंट्रीज में। ना केवल इंडिया को दे रहा है जो टाटा स्टील जो कंपनीज है, ना केवल इंडिया को जो है ये अपना प्रोडक्ट्स दे रहा है स्टील प्रोडक्ट्स, बल्कि 50 कंट्रीज़ को जो है ये एक्सपोर्ट करता है टाटा स्टील। इट नियरली एम्प्लॉयज़ 50,000 पर्सनस इन अदर कंट्रीज। 50,000 पर्सनस को जो है दूसरा कंट्रीज में रोजगार देता है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा जो है ये कंट्रीब्यूशन जो है दूसरा वर्ल्ड को दे रहा है इंडियन कंपनीज। नेक्स्ट सी SCL टेक्नोलॉजी। SCL टेक्नोलॉजी आप सुने होंगे, ये इंडिया का जो है टॉप आपको IT कंपनीज है, ये सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है SCL। आप SCL का देखेंगे लैपटॉप सब भी आता है, कंप्यूटर आता है, सॉफ्टवेयर भी ये जो है आपको प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है SCL कंप्यूटर का। सो SCL टेक्नोलॉजीज हैज़ ऑफिसेस इन 31 कंट्रीज़। देखिए 16 कंट्रीज था, 26 था, यहाँ पे 31 की बात हो रही है।
HCL टेक्नोलॉजी हैज ऑफिसेज इन 31 कंट्रीज। सिमिलरली उसी तरह से सिमिलरली डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो कि मेडिसिन जो है आपको प्रोवाइड करता है। इनिशियली वाज ए स्मॉल कंपनी सप्लाइंग फार्मास्यूटिकल गुड्स टू बिग इंडियन कंपनीज। टुडे हैज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड रिसर्च सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो है जो आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है मेडिसिन्स जो है आपको मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, उसका जो है आपको पूरा न केवल इंडिया बल्कि जो है पूरा दुनिया में जो है फैला हुआ है। सो देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर these companies provide facilities, goods and services. So this is contribution of Indian companies। और ये कुछ है, इसके अलावा बहुत सारा है जो कि हम यहाँ पे बताए नहीं है। आप जब इंटरनेट पे जो है आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा कंपनीज मिलेगा जिसका बहुत सारा ब्रांच जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में है और इन्वेस्ट कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में। सो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ Indian companies. So this is all about global footprint that I wanted to discuss before you. Now next topic that I am going to discuss is goods and service tax, because it is given in your book, so we are needed to know about this. And not only it is given in book, but it is changes in the tax which took place. So as a students of commerce as well as economics, आपको जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, आपको ये जिम्मेदारी हो जाता है कि आपको इसके बारे में जो है आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है। यदि आप नॉलेज नहीं रखते हैं तो ये आपका जो है आपको ऑनेस्टी नहीं होगा आपका जो है सब्जेक्ट के प्रति। सो फुल फॉर्म इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सारे को जो इसका फुल फॉर्म भी पता नहीं रहता है, तो ठीक है, एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव टू नो दैट इट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिकॉज दिस टैक्स इज़ लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसीलिए इसका नाम जो है गुड्स एंड सर्विसेज पड़ा है। GST इंट्रोड्यूस, और इसीलिए चूँकि ये गुड्स एंड सर्विस पे जो है ये टैक्स लागू होता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो जब पूछेगा आपसे कि GST जो है किस टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, तो आपको बोलना है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपको मालूम है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज सब पर जो टैक्स लगता है जनरली वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और जो इनकम टैक्स हो गया जो कि डायरेक्टली पेड करना पड़ता है आपको पर्सन के द्वारा, तो ये हो गया आपको डायरेक्ट टैक्स, तो इसको आपको याद रखना। सो GST इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो GST इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर 2017, जुलाई 2017 में जो आपको ये इंडिया में जो है लागू हुआ, विथ अ व्यू टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो आपको जो इसका मेन मोटिव था वो था यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक सामान जो है पूरा कंट्री में जो है एक टैक्स रेट जो है पूरा कंट्रीज में आपको रहेगा। ये नहीं कि अलग अलग टैक्स, किसी स्टेट में दूसरा टैक्स रेट अलग है और दूसरा स्टेट में अलग है, ये नहीं, वन टैक्स यहाँ पे लगेगा। दस GST कैरीज द स्लोगन ऑफ वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। ये स्लोगान जो है GST का है, वन टैक्स, ठीक है, एक टैक्स, वन नेशन, एक कंट्री में कहीं भी आप जाइए आपका टैक्स जो है वहीं लगेगा, वन मार्केट, और एक मार्केट हो गया। यानी कि अब ये झमेला जो है ख़त्म हो गया कि जो प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट्स का मूवमेंट जो इजीली होगा, क्योंकि कहीं भी आप जाइएगा तो टैक्स रेट जो है एक ही है, तो उससे मार्केट का साइज जो है ये क्या हुआ, बढ़ गया। सो GST इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस एंड रिड्यूस टैक्स इवेजन। नो, ये आपको याद रखना है कि GST का जो है क्या आपको ये है क्यों GST को लाया गया, इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या कारण था कि GST को लाया गया। तो ये जो है क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम समय ये पूछा जाता है। जो वाइवा होता है आपको CBSE का, जो आप लोग का भी होगा, जो फाइनल वाइवा होगा जो 20 मार्क्स का होता है, उसमें एक्सटर्नल आएंगे और वहाँ भी पूछा जाता है कि GST को लाने का मेन मकसद क्या था। तो यहाँ पे आपको ये बोलना है कि GST इज एक्सपेक्टेड टू एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस मीन्स टैक्स सिंप्लिसिटी को जो है इंक्रीज कर, रिड्यूस टैक्स इवेजन, और टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स से बचने के लिए जो भागता है वो कम होगा। तो ये सब जो आपको था रीजन्स, और GST के स्लोगन वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, ठीक है, ये सब आपको। और क्या था मकसद, प्रोवाइड यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पहले आपको ये बोला इट इज़ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द स्ट्रक्चर ऑफ GST, अब देखिए GST का जो टैक्स रेट जो है वो कितना है, तो ये 5 टैक्स रेट है, इसको आपको
दिमाग में बैठा लेना है। कोई कोई 6% लिख देता है, कोई 10% लिख देता है, तो ये सब आपको कन्फ्यूज जो है इसमें नहीं होना है। आपको याद रखें 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये जो आपको 5 टैक्स रेट है जीएसटी का, ठीक है, ये फिक्स है 0, 5, 12, 18 एंड 28। Now let us see some category of goods and rate of tax which is imposed on those categories. Actually, all the categories of goods has been, placed according to the priority, and different tax rate has been imposed on that. That we are going to see now. So now let us see. First one is fresh fruits, vegetables, fortified milk etc. इसका 0% है, यानी कि जो गरीब आदमी है उसको जो है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जी बेचा जाता है, जो आपको मिल्क है, ताज़ा मिल्क है, वो फ्रेश फ्रूट्स है, ये सब पे जो है 0, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो गरीब किसान है, जो गरीब फैमिलीज है, तो वो लोग को जो है इससे छूट मिलेगा। जो छोटे छोटे हाट बाज़ार में सब्जी सब बेचता है, जो आपको लोकल में, उस पर जो है टैक्स रेट नहीं है, तो ये अच्छा बात है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स etc। कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, मसाला हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब इस टाइप का जो गुड्स है उस पर 5% जीएसटी जो है आपको लग रहा है, ठीक है। इसमें और भी आपको जो है दूसरा आइटम्स भी है, इसमें भी दूसरा आइटम, जैसे इसमें सैनिटरी नैपकिन्स हो गया फर्स्ट वाले में, उसमें भी टैक्स नहीं लगता है आपको, तो ये सब आप देख लेंगे। नेक्स्ट कॉफ़ी, टी, स्पेशल एक्टिव वैगन, तो ये सब में 5% है, यानी कि ये जो है थोड़ा उससे ज़्यादा ये है, तो इस पर जो है आपको इसको रखा गया 5%। नेक्स्ट इज बटर, स्पेक्टिकल्स, फ्रोजन मीट etc, ये इस पर 12% है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से आपको जो है ज़रूरत, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पर जो है कम टैक्स रेट है। जो ज़रूरत का चीज़ है, जो गरीब के लिए है, जो मास लेवल पे यूज हो रहा है, उस पर जो है कम टैक्स रेट लगा है। जिस तरह से आप जो है ज़्यादा एडवांस में बढ़ते जाएंगे तो टैक्स रेट जो है बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट पास्ता, पेस्ट्रीज, केक्स एंड डिटर्जेंट, ये सब पे जो है आपको 18% है, ठीक है, 18%। ऑटोमोबाइल्स, वेंडिंग मशीन्स etc, इस पर 28% है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स ये सब पे जो है वेंडिंग जो मशीन्स होता है, ये सब पे 28% है। तो आई हैव presented here different tax rate, okay। so in a structure of GST there are 5 tax rate, यहाँ पे 5 तक रखा गया, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और सब का एग्जाम्पल्स भी आपको जो है 2-3 एग्जाम्पल सबका आपको हम बताएं, तो आप जो है आई होप कि आपको ये याद होगा। तो आप जो है इसमें नॉलेज के लिए जो है कम से कम 1 या 2 एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे और टैक्स रेट को भी आप याद रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ज़्यादा इस पे जो आपको ये फोकस नहीं करना है, सभी आइटम्स को याद नहीं रखना है, 1-2 आप एग्जांपल याद रखना है, टैक्स रेट को जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, now let us see the characteristics. It is levied at each stage of value addition। आपको मान ये वैल्यू एडेड टैक्स है, तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो है ये टैक्स लगता है। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स जो होता है, फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल्स है तो वो किसी के लिए फाइनल प्रोडक्ट्स हुआ। जो फार्मर है, यदि फार्मर जो है चीनी मिल को जो है शुगर केन दे रहा है, तो शुगर केन फार्मर्स के लिए क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट्स जो बेच रहा है वो। तो यहाँ उस सेंस में हम फाइनल प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं, फाइनल कंज्यूमर के सेंस में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो जो फार्मर जो बेच रहा है तो वो उस पर जो है, तो वो एक स्टेज हुआ, तो हर एक स्टेज पे जो है इसमें टैक्स लगता है। जब भी वैल्यू एडिशन होता है, जब भी कीमत में वृद्धि होती है, तो उस कीमत वृद्धि पे जो है टैक्स लगता है। इट फोकसेस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स रेदर देन देयर प्रोडक्शन। जी, ये जो है आपको प्रोडक्शन पे जो है इसका फोकस नहीं बल्कि सप्लाई पे, यानी कि ये कि जब बेचा जाएगा उस समय टैक्स लगेगा। आप ऐसा नहीं कि आप प्रोड्यूस करके रख दिए घर में तो उसमें जो आपको टैक्स लग रहा है, नहीं, जब आप बेच रहे हैं तो उस समय जो आपको टैक्स लग रहा है। GST paid on the purchase of inputs is allowed to be adjusted by the producers in their payment of GST proceeds to the government। हाँ ना, जो इनपुट पे आपको टैक्स लग रहा है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप किसी से इनपुट खरीद रहे हैं उस पर आप GST जो है पेड किए हैं। क्योंकि यदि आप किसी से इनपुट खरीद रहे हैं
तो आपसे जो है वो बेचने वाला जो है आपसे जीएसटी ले रहा है, तो आप जीएसटी पेड कर रहे हैं, तो उसको जो है बाद में माइनस कर दिया जाता है, यानी कि इनपुट पे आप जो जीएसटी दिए हैं वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 बार आपको जो है जीएसटी पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जो है इसका मेरिट्स देखते हैं। इट इज़ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। जी, यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला गया है। इनिशियली 17 जो है इंडायरेक्ट 17 टाइप का जो इंडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक बना गया। तो इट इज़ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। इट इंश्योर्स हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस। क्योंकि हर एक स्टेज पे जो आपको मालूम है कि कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसमें जो है कितना आपको जो है टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो है क्लैरिटी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है। तो इसमें कोई यदि चाहेगा ब्लैक मार्केटिंग करना तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। इट इन्हेंस साइज ऑफ द मार्केट फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये जो है मार्केट साइज को बढ़ा दिया। आपको पहले ही बताया कि चूँकि 1 टैक्स रेट जो है होल नेशन में लग रहा है, तो कहीं भी जाइए तो एक ही टैक्स लगेगा आपको, और जब आप जो है सप्लाई करो उस समय, तो इससे क्या हो रहा है, ईजी हो जा रहा है। ठीक है, ये जो है कम्प्लिसिटी ख़त्म हो गया और पूरा जो है नेशन जो है एक मार्केट की तरह हो गया। इट हैज़ रेज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू, और ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है रेज किया ना। ये यहाँ पे डिबेटेबल इशू है कि ये गवर्नमेंट का जो इनकम है इसे बेनिफिट्स मिला कि नहीं मिला, क्योंकि इसका जो है जीएसटी का जो बहुत सारा डिमेरिट्स भी है। जो एक्सपेक्टेड इनकम था वो एक्सपेक्टेड इनकम जनरेट नहीं हुआ जीएसटी से, तो ये डिबेटेबल इशू है। हम लोग उस पर जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको जब हम एक अलग से क्लास लेंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि जीएसटी का बहुत सारा डिमेरिट्स है, और ये जो है आपको सक्सेस नहीं किया जिस तरह से इसको करना चाहिए था। लेकिन ये जो है आपको इसका ज़्यादा फेलियर को जो है बुक में फोकस नहीं किया गया, इसीलिए जो है आपको इस पर फोकस आपको नहीं, जो है आपको इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। जो हम जो है सेमिनार में गए थे दिल्ली में, तो वहाँ जो है डॉक्टर अरुण कुमार जो जेएनयू का जो है रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वो भी इस चीज़ को बताए थे कि जीएसटी का बहुत सारा फेलियर्स को जो वो दिखाए थे, क्या कारण था कि जीएसटी सक्सेस नहीं रहा। लेकिन जो आपको जो इसका जो मेन मोटिव था वो जो आपको जानना है, और जो आपको जो पॉजिटिव चीज़ को आपको यहाँ पे आपको याद रखना है। आपको जो ज़्यादा इसका डिमेरिट्स पे, इसका डिबेट पे जो ज़्यादा आपको नहीं जाना है, तो यही आपको जो है कहना। ना डिमेरिट्स का जीएसटी ये टू कवर ऑल गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, पेट्रोल एंड डीजल। ना अभी जो है जीएसटी जो सभी गुड्स पे जो अप्लाई नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे गुड्स जो है बाकी है जिसको जीएसटी के अंदर मिलाना है। जैसे एग्जांपल अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है जीएसटी से बाहर है, तो इसके चलते इसमें जो है इनकम आपको जनरेट नहीं हो रहा है। जीएसटी रेट्स अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टिल नॉट फाइनली सेटल। अब कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड जीएसटी रेट अभी भी जो है आपको सेटल नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ है। आपको जो है मैं बताना चाहूँगी कि 38 जीएसटी काउंसिल्स मीटिंग काउंसिल जो है अभी तक हो चुका है इस इशू पे। 38 बार जो है मीटिंग हो चुका है इसका जो है कैटेगरीज पे और रेट्स पे। और इसके अलावा बहुत बार जो है इसका जो है आपको कमिटीज़ जो है बना, कमिटीज़ जो ये हुआ, यानी कि अभी भी जो है ये पूरा 100% सेटल नहीं हुआ है। तो ये सब जो है आपको दीज आर सम डिमेरिट्स ऑफ द जीएसटी। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक्स दैट वी डिस्कस टुडे। We'll see the next topic in next class. Thank you.